Hello students, my name is रोहित तैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? और पिछले भाग में हमने बात की थी सस्पेंशन कोलाइड्स के लेके, थोड़ा हमने समझा था कि होते क्या है, और फिर हमने बात की सॉल्यूशन की, है ना। सॉल्यूशन होते क्या है, कितने प्रकार के सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन। अलग अलग एग्जांपल से हमने देखा कि सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग एग्जांपल में क्या होते हैं, क्या किस तरीके से हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। हमने प्रॉपर्टीज जानी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हमने देखा कि पार्टिकल सॉल्यूशन के बहुत ही छोटे होते हैं, कि जब उनको आप छोड़ दे तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते, जिस वजह से, है ना, दे डू नॉट स्कैटर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, जिस वजह से जो लाइट का पाथ है कैन नॉट बी विजिबल अंडर दी सॉल्यूशन, है ना। ये सारी बातें हमने करी। हमने कहा कि स्टेबल होते हैं, ये जो होमोजेनियस जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल सॉल्यूशन है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है पूरी तरीके से कंप्लीटली मिक्स्ड है। तो ये सारी बातें हमने सॉल्यूशन से रिलेटेड की थी, प्रॉपर्टीज की थी। आज हम इन सॉल्यूशन को किस तरीके से आप क्या करेंगे, बताते हैं, है ना, आप किस तरीके से उनको डिफाइन करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कंसंट्रेशन टर्म्स का हम इस्तेमाल करेंगे इन चीजों को डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। सॉल्यूशन की जो टर्म्स हैं, तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक, तो आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स को लेके। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की हमने बात की थी, आज हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन को आप किस तरीके से हम उनको बताते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि हमने देखा था कि जब हमने एक्टिविटी करी थी, हमने देखा कि ग्रुप 1 और ग्रुप बी में हमने डिफरेंट शेड्स पाए थे ना कलर के। ग्रुप 1 में हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला था पानी में, लाइट ब्लू कलर आया था। ग्रुप 2 में हमने 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला था, तो डार्क ब्लू कलर आया था, है ना। तो ये कंसंट्रेशन से तो हो रहा है कि भाई वहां पे 1 चम्मच था, यहाँ पे 2 चम्मच था, है ना। तो हम क्या करते हैं, समझते हैं कि भाई सॉल्यूशन के अंदर जो रिलेटिव पोर्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वो वेरी करता है, और उस वजह से हमने बात की थी कि जो होमोजेनियस सॉल्यूशन होते हैं उनकी वेरिएबल कंपोजिशन होती है। वेरिएबल कंपोजिशन आप समझ रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिस हिसाब से होंगे उस हिसाब से वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी शो करते हैं। पहले वाले में 1 चम्मच था, लाइट ब्लू कलर आया, दूसरे वाले में 2 चम्मच था तो डार्क ब्लू कलर आया। तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, है ना, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे कि भाई वो इस तरीके से, अगर सॉल्यूट ज्यादा हो, प्रेजेंट है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, तो उसके हिसाब से हम बताते हैं, है ना, कि भाई कोई डाइल्यूट होता है, कोई कंसंट्रेटेड होता है ना। जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड आपकी क्या है, कंपेरेटिव टर्म्स है। कंपेरेटिव टर्म्स यानी जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर सॉल्यूशन में अगर शुगर ज्यादा अमाउंट में, हम बोलेंगे वो कैसा है, कंसंट्रेटेड है। मैं बोलूंगा कि शुगर कम है, पानी ज्यादा है, तो डाइल्यूटेड है ना। डाइल्यूट आप समझते हैं, डाइल्यूट करना ज्यादा, मिलावट। डाइल्यूट वर्ड कहां से आया है, मिलावट, है ना। शुगर सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है, शुगर सॉल्यूशन में अगर क्या है, वाटर ज्यादा है, वाटर अगर ज्यादा है तो क्या है, ये वाटर क्या हो गया आपके पास, अगर वाटर शुगर सॉल्यूशन में ज्यादा है तो शुगर सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया,
है ना, डाइल्यूट हो गया। उसी तरीके से अगर शुगर सॉल्यूशन में आपके पास शुगर ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, तो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। तो यहीं से हम क्या करते हैं, बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन की, हम बातें करते हैं। आई बात समझ में? चलिए ठीक है ना। तो उससे पहले करने के लिए हमने क्या करा, एक एक्टिविटी करी, और वो एक्टिविटी क्या है कि अगर आप कम से कम 50 ml पानी लो एक बीकर में, दो सेपरेट बीकर में, है ना। आपने ऐसे इस तरीके से एक बीकर ये लिया, इसको हमने बीकर ए बोल देते हैं, एक बीकर हमने ये लिया, इसको बीकर बी बोल देते हैं, और दोनों में हमने क्या कर दिया, 50 ml हमने वाटर ले लिया दोनों में, है ना। दोनों में हमने 50 ml पानी भर दिया, ठीक है ना। एक में हमने क्या करा, एक में सॉल्ट डाला, सॉल्ट या शुगर पुट करा इसमें हमने, सॉल्ट और शुगर कुछ भी आप पुट कर सकते हैं इसमें, है ना। और बी वाले में हमने क्या पुट करा, बेरियम क्लोराइड हमने सेकंड में डाला। यहाँ पे क्या डाला, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 हमने इसमें पुट करा, बेरियम क्लोराइड हमने डाला, और कॉन्टिन्यूस स्टिर भी कर रहे हैं हम इसमें, मतलब चम्मच से जब इसको हम क्या कर रहे हैं, घुमा भी रहे हैं उसके अंदर, है ना। जब व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जब क्या हो, अब इससे ज्यादा सॉल्यूट, मतलब आपने सपोज एक चम्मच शुगर डाला, एक चम्मच बेरियम क्लोराइड डाला, डिसॉल्व हो गया। जब आप उससे ज्यादा डाल रहे हो तो अब कुछ नहीं डिसॉल्व हो रहा है। जब आप देखेंगे कि अब और सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व होने की क्षमता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो आपके पास बीकर है उसको हीट करते हैं। इन बीकर को क्या करते हैं, नीचे से हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, और इनके टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, है ना। क्या करते हैं, दोनों बीकर को हम क्या करते हैं, हीट कर रहे हैं, दोनों बीकर को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने से हम इनका टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री बढ़ा देते हैं। इनका टेम्परेचर कितना कर देते हैं, 5 डिग्री इनका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज बाय 5 डिग्री सेल्सियस इनका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, है ना। बढ़ा दो, वापस से हम सॉल्यूट डालने की कोशिश करते हैं, है ना। अब क्या आप बता पाएंगे कि सॉल्यूट, जो सॉल्ट या शुगर हमने उसमें बीकर ए में डाला या बेरियम क्लोराइड बीकर 2 में डाला, वो वाटर में डिसॉल्व होगा इस टेम्परेचर में, या उतना ही रहेगा, मतलब अभी और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो पाएगा कि नहीं होगा, है ना। तो हम कहते हैं कि जब हमने इन दोनों बीकर को हीट करा, इनका टेम्परेचर थोड़ा हमने बढ़ा दिया, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में जब सॉल्यूशन, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में जब सॉल्यूशन क्या करे, सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व एज मच एज सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो, कि जिसके पास अब और ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं हो किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, जैसे कि पहले था, हीट करने से पहले इनमें सपोज एक एक चम्मच डिसॉल्व हो गया, अब इससे ज्यादा हम डिसॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हमने कहा ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन अगर क्या हो, अगर हम उसके सैचुरेशन को हम बढ़ा दें, है ना, कैसे बढ़ा पाएंगे भाई, हमने हीट किया, तो हीट करने से होगा क्या कि अभी ये थोड़ा सा और शेड्यूल और थोड़ा सा और सॉल्यूट अपने आप में डिसॉल्व कर सकता है, थोड़ा सा और सॉल्यूट अपने आप में डिसॉल्व कर सकता है, तो हम बोलेंगे ये कैसा, अभी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। भाई अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन सॉल्यूशन कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग मोर सॉल्यूट, उसको हम अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब उसने सैचुरेशन पॉइंट अपना अचीव नहीं करा, ठीक है ना। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं, है ना। तो जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ही आती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से सॉल्युबिलिटी आती है, कि कितना अमाउंट सॉल्यूट किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मौजूद है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है ना। सॉल्युबिलिटी क्या होती है भाई, कितना सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड हो पाएगा, कितना सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड हो पाएगा, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। आई बात समझ में, सॉल्युबिलिटी क्या है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो हमने कहा क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि व्हेन नो मोर solute and no more solute is and no more solute can be dissolved, no more solute
can be dissolved. No more solute can be dissolved in a solution at a given temperature. At a given temperature, है ना। जब और ज्यादा सॉल्यूट किसी भी उसमें डिसॉल्व ना हो पाए तो हम उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कि व्हेन maximum amount of solute can be added, है ना। जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड कर पाए कैन बी एडेड, ठीक है, इनटू कैन बी एडेड या कैन बी डिसॉल्व, इसको करें कैन बी डिसॉल्व, है ना। उसको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब हमने बात करी थी सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होती है ना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ या द अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved, ठीक है, in a saturated solution, उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं, है ना। सॉल्युबिलिटी क्या समझते हैं कि भाई कितना जो सॉल्यूट है वो ऐड हो पाएगा किसी चीज के अंदर, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो नोट डाउन कर सकते हैं आप इसे। चलिए, तो नोट डाउन हो गया होगा आपका। तो आगे बढ़ें और हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, है ना, कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है, present in a given amount of solute present in a given amount of solution, ठीक है ना। कि सॉल्यूट कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूट में प्रेजेंट है इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इसे बच्चों हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इसको कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई सारे तरीके हैं, है ना। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई सारे तरीके हैं, तो उन तरीकों को हम समझेंगे। जो पहला तरीका है वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, एक्सप्रेशंस है, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला तरीका है हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन
मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, है ना। ये तो आपके पास मास बाय मास परसेंटेज है ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं m/m परसेंटेज, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। और क्या तरीका है दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा तरीका हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, m/v%, ठीक है ना। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन, देखो ऊपर नीचे v है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। चलो तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम कैसे दिखाते हैं, v बाय v परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं इनको एक्सप्रेस करने के, है ना। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तीन तरीके हैं, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो इन्हें आप नोट करिए, फिर देन इनसे रिलेटेड हम चीजें करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो आगे बढ़े। और हमने देखा कि तीन तरीके हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन करने की कोशिश करें कि हमें दिया है अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ solution contain 40 gram of common salt, 40 gram, a solution contain 40 gram of common salt in 320 gram of water, in 320 gram of water, ठीक है। a solution contain 40 gram of common salt in 320 gram of water, calculate concentration, calculate the concentration, ठीक है, in terms of, in calculate the concentration in terms of mass by mass percentage, mass by mass percentage, ठीक है, of the solution, of the solution, ठीक है ना। तो ये हमें बताना है, ठीक है ना। हमें बोला है कि सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट 300 ग्राम वाटर में है, डिजोल्व है, हमें कंसंट्रेशन बतानी मास बाय मास परसेंटेज के हिसाब से। तो मास बाय मास परसेंटेज हमने पीछे पढ़ा, क्या होता है मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूट का मास भी चाहिए, सॉल्यूशन का मास भी चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूट हो गया, है ना। जो कम क्वांटिटी में होता है, आपको बताया था, कम क्वांटिटी वाला सॉल्यूट होता है, ज्यादा क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, वो 320 ग्राम आपको दे रखा, ज्यादा क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट होता है, तो 320 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है ना। तो सॉल्यूट का मास 40 ग्राम, सॉल्वेंट का मास 320 ग्राम, टोटल कितना हो गया, 360 ग्राम आपके पास सॉल्यूशन का मास आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें पता है कि मास बाय मास परसेंटेज हमें निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज हमें निकालना है। तो मास बाय मास परसेंटेज हमने क्या पढ़ा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है,
अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना था हमारे पास 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 360 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 9 जा 36, यानी 100/9, है ना। 100/9 का मतलब कितना हो गया आपके पास, 9 1 जा 9, ठीक है, एक बचा, फिर 9 1 जा 9, है ना। 11 होल 1/9% आपके पास आएगा, है ना। 9 से आप करोगे तो इतना आपके पास आ जाएगा, इतना परसेंटेज आपके पास आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मास परसेंटेज हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज का। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को लेके, है ना। किस तरीके से हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बता सकते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और क्या तरीके हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के। 3 तरीके, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।